दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आज देख रहे हो, आज का जो हमारा क्लासेस है, हम लोग इस क्लास पे बात करेंगे क्लास 10 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो पीछे का जो हम लोगों ने वीडियो लिया था या जो पीछे का जो हमारा टॉपिक था, हम लोगों ने उस टॉपिक पे बात किया था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, पहला टॉपिक। दूसरा हम लोगों ने साइमन कमीशन के बारे में बात किया था। तो साइमन कमीशन के बारे में छोटा बहुत या मैं बोल सकता हूं कि छोटा सा हम लोगों ने टॉपिक लिया था। तो आज हम लोग उस साइमन कमीशन का जो पूरा टॉपिक है, हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे। और आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन को क्यों गठित किया गया, साइमन कमीशन का भारत के लोगों ने विरोध क्यों किया, या साइमन कमीशन जब भारत आया तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ तो उसके खिलाफ जो सरकार थे ब्रिटिश सरकार, उनकी क्या मनोकामनाएं थी या उनकी क्या भावनाएं थी। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कांग्रेस और जो साइमन कमीशन था उनके विचारों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग स्वराज का मांग जो हुआ था, यानी कि पहली बार जब स्वराज की मांग की गई थी या जो पूर्ण स्वराज का मांग के बारे में लाहौर अधिवेशन में, मैं कहां का बात करूंगा, लाहौर अधिवेशन में जो पूरी घटनाक्रम थी हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत इंटरेस्टेड लगेगा और मजा लगेगा। तो उससे पहले बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं क्या करना है, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेनी है और जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करना है, प्रेस कर देनी है। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा की ओर। तो हम लोग उसी के आधार पर जो टॉपिक है हमारा साइमन कमीशन, उसका हम लोग बात करते हैं। किसका, साइमन कमीशन का हम लोग बात करते हैं। तो समझिएगा, पहले हम लोग बात करते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कहां से हुआ या इसकी उद्भव या उत्पत्ति कहां से हुई, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो उस समय ब्रिटिश सरकार क्या की थी कि उनका जो सरकार चल रहा था, टोरी सरकार, क्या चल रहा था, टोरी सरकार। जैसे हमारे यहाँ बीजेपी का सरकार चल रहा है, उस समय ब्रिटेन में कौन सी सरकार चल रही थी, टोरी सरकार चल रही थी। तो टोरी सरकार ने क्या किया कि एक मैं बोल सकता हूं कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया। किसका किया, एक वैधानिक आयोग का गठन किया। और इस वैधानिक आयोग की जो नेतृत्व करता है उनका क्या नाम था, सर जॉन साइमन। क्या नाम था, सर जॉन साइमन। तो टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में क्या किया, एक वैधानिक आयोग का गठन किया। अब इस आयोग के गठन का क्या कारण था, हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो टोरी सरकार ने जो वैधानिक आयोग का गठन किया, जॉन साइमन के नेतृत्व में किया, तो आखिर इस वैधानिक आयोग का क्या काम था, आखिर इस वैधानिक आयोग का क्यों गठन किया गया, पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका काम क्या था कि जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहा था भारत में, तो वो सारे तो ब्रिटेन सरकार के खिलाफ में थी, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में थी। तो इस कमेटी का काम था कि अभी तक जो भी आंदोलन हुआ उस आंदोलन का जवाब देना कि आखिर आपने हमारे खिलाफ इतना सारा काम किया तो बदले में हम आपको ये सारी चीजें देंगे या इस सारी चीजों को हम हटाएंगे। इसके लिए इस आयोग का गठन किया गया। साथ में इस आयोग का दो काम दिया गया। पहला काम क्या था कि संवैधानिक व्यवस्था की जो कार्यशिला है उसके बारे में समझना और समझ कर क्या करना कि लोगों को उसका सुझाव देना कि आप सही हो कि गलत हो। मैंने क्या बोला कि इस आयोग का दो काम था, दो काम के लिए से भेजा गया था। पहला जो था वो राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति उनका जवाब देना कि आप इंडिया को आजाद करोगे या इंडिया के संविधान में किस तरह का आप हस्तक्षेप करोगे, उसका जवाब देना था। किनको, तो ये जो वैधानिक आयोग था उनका। और साथ में इनको और दो काम कराने के लिए भेजा गया था। पहला क्या था कि जो संवैधानिक व्यवस्था की जो कार्यशिला रखी जाएगी उसके बारे में समझना और उसका सुझाव देना कि भारत में किस तरह का संवैधानिक व्यवस्था लागू किया जाएगा या किस तरह की कानून व्यवस्था होगी, उसके बारे में सुझाव देने का काम था। किनका, तो इसी संवैधानिक मैं बोल सकता हूं या इसी वैधानिक आयोग का यानी कि साइमन कमीशन आयोग का देने के बाद था। तो आखिर जनता ने, हम लोगों ने यहां पे देखा कि ये जो पूरी जो बात है ये हमें जवाबदेही है, ये हमको जवाब देने के लिए आ रहे हैं। साथ में क्या, ये हमारे संविधान व्यवस्था को समझने के लिए और वो किस तरह से चलाया जाएगा उसका सुझाव देने के लिए ये आयोग आया है।
लेकिन फिर भी भारत के जनता ने क्या किया, इस कमेटी का या मैं बोल सकता हूं इस आयोग का विरोध करना शुरू किया। तो आखिर विरोध का क्या कारण है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो विरोध का कारण क्या था कि इस समिति में जितने भी लोग थे, मैंने क्या बोला, इस कमेटी में जितने भी लोग थे, इनकी जो सदस्यता या जो इनकी समूह बना था, उस समूह में किसी भी भारतीय लोगों को, मैं क्या बोलूंगा, किसी भी भारतीय को जगह नहीं मिला था। और इस समूह में सारे के सारे क्या थे, अंग्रेज थे। क्या थे, सारे के सारे अंग्रेज थे। तो अब भारतीयों को लगा, या मैं बोल सकता हूं कि जो कांग्रेस का जो उस समय जो पूरा काल चल रहा था, तो उस कांग्रेस के प्रतिनिधियों को लगा कि अगर इसमें हमारे लोग ही नहीं रहेंगे, हमारे जनप्रति ही नहीं रहेंगे, तो फिर ये हमारे पक्ष में क्या बात बोलेगा, ये हमारे पक्ष में बात नहीं बोलेगा। इसी के कारण भारत ने क्या किया, भारत के लोगों ने क्या किया, ये साइमन कमेटी का या साइमन कमीशन का क्या किया, विरोध करना शुरू किया। तो आखिर विरोध के बारे में जब इन्होंने सोचा, तो वास्तविकता क्या थी कि इस कमेटी में एक भी भारतीय नहीं थे, और इनको लग रहा था कि जो भी संवैधानिक व्यवस्था का जो कार्यशिला का जो अध्ययन किया जाएगा या जो भी सुझाव दिया जाएगा वो हमारे खिलाफ होगा। इसके लिए क्या किया गया, साइमन कमीशन का विरोध भारत की जनता द्वारा किया गया। तो आखिर जब ये साइमन कमीशन भारत आया तो विरोध किस तरह से हुआ, हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 1928, ये डेट याद रखिएगा, के बोर्ड आपको क्वेश्चन पूछती है कि 1928 में, या ये सीधा पूछेगी कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, तब को क्या डेट बताना है, 1928। कौन सा डेट में, तो 1928 में साइमन कमीशन क्या हुआ था, भारत पहुंचा था। तो जैसे ही भारत उसने पहुंचा, तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि अतिथि देवो भव। तो उसी तरह जब साइमन कमीशन और की जो पूरी जो सदस्य हैं या पूरी जो मंडली है, जब वो भारत पहुंचा 1928 को, तो भारत की जनता ने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू किया। और विरोध करने के लिए इन्होंने एक नारा लगाया, और नारा क्या था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या नारा था, साइमन कमीशन वापस जाओ। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि साइमन कमीशन गो बैक। क्या बोला, साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन कमीशन गो बैक। इन दो नारों के साथ क्या किया गया, साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो क्वेश्चन आपके पास आता है कि साइमन कमीशन गो बैक या साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा किसके विरोध में किया गया था, तो आपको क्या बताना है, साइमन कमीशन कमेटी के विरोध में किया गया था। घटनाक्रम कब का है, 1928 का है। तो ये जो आंदोलन था, या मैं बोलूंगा कि एक साइमन कमीशन के विरोध में जो आंदोलन था पूरे देश में, तो इस आंदोलन में ना केवल कांग्रेस के, बल्कि मैं बोल सकता हूं कि मुस्लिम लीग के जो भी नेता थे, जो भी प्रवक्ता थे, उन्होंने भी क्या किया, इस पूरे विरोध में अपना पक्ष दिया और भारत का सपोर्ट किया। तो जिस तरह से असहयोग आंदोलन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर एक उत्पात मचाया था, बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था, तो जैसा ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता या कांग्रेस के पार्टियों के लोग और मुस्लिम लीग के जितने भी पार्टियों के लोग थे, सारे ने मिलकर जब साइमन कमीशन का विरोध किया, तो इसका बहुत बड़ा विरोध देखने को मिला। और इसी में से एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, उस व्यक्ति का क्या नाम था, लाला लाजपत राय। मैंने क्या बोला, इस विरोध में एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने क्या किया, 1928 में ही जब साइमन कमीशन भारत आ रहा था या आया था, तो उस समय इन्होंने इनका विरोध किया। और ऐसा बात नहीं था कि जो विरोध था वो क्या था, अहिंसक रूप था, पूरा शांतिपूर्ण, क्या मैं बोल सकता हूं कि पूरा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। और उतने में ही ब्रिटिश सरकार के जो पुलिस थे, इनकी जुलूस में या इनकी जो सभा हो रही थी, उस सभा में चले गए और वहां लाठियां बरसाने लगी। और लाठी के चोट के कारण इनको एक जख्म, सिर पे इनको एक जख्म पड़ा, और इस जख्म से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन आपके पास आता है कि साइमन कमीशन के विरोध किस कांग्रेस नेता का मृत्यु हुआ था, तो आपको क्या बताना, लाला लाजपत राय का मृत्यु हुआ था। और वो घटनाक्रम कब की है, 1928 की है। तो जैसे ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो घटना होता है ये और उग्र रूप ले लेता है। स्वाभाविकता है कि यहां तक तो भाई सही था, यहां तक तो सही था कि आप इंडिया आए, और जब मैंने आपका विरोध किया तो आपने हम ही पे लाठियां बरसाना शुरू किया, हम ही को मारना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अब जितने भी लोग थे वो सारे क्या हो गए थे, उग्र हो गए थे। ये जो
ये जो उग्रपन का जो भावना था यह कब छिड़ा, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो जो जिस तरह का माहौल बन रहा था, इस माहौल से जो ब्रिटिश सरकार है वो डर गए थे, और डरने के कारण कुछ कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं थी जो इनको नहीं करना था। लेकिन इन सारे प्रदर्शनों के कारण, पहला तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के कारण और कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का समर्थन हो जाने के कारण, किसके खिलाफ, तो साइमन कमीशन के खिलाफ। और ये जो भारतीय जनता का मिल जाने के कारण क्या किया कि ब्रिटिश सरकार को अब जवाब देना था, तो उसी के जवाब के प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने कुछ काम किया। पहला काम किया कि भाई पहला तो इसको विरोध को रोकना पड़ेगा, कि अगर मैंने अब विरोध को नहीं रोका तो जाहिर सी बात है कि जो जनता इतनी सी भड़की है, तो अब उनका जो भड़कना होगा वो इतना ज्यादा हो जाएगा। तो सरकार डर गया। तो डरने के कारण, या मैं बोल सकता हूं कि इस विरोध को शांत करवाने के कारण उस समय के जो वायसराय थे, उन वायसराय का क्या नाम था, लॉर्ड इरविन। क्या नाम था, लॉर्ड इरविन। तो क्वेश्चन आपके पास आता है कि साइमन कमीशन जब भारत आया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो आपको क्या बताना है, लॉर्ड इरविन। क्या बताना है, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने क्या किया कि अक्टूबर का महीना है और साल याद रखिएगा अक्टूबर 1929। देखिए 1928 को भारत आता है, और पूरा जो ये घटना देख रहे हो 1928 से पूरा अगर एक साल का पूरा पीरियड देखोगे तो इस साल में साइमन कमीशन का जोरदार पूरा क्या किया गया, विरोध किया गया। तो उसी विरोध को शांत कराने के लिए अक्टूबर 1929 में क्या किया गया कि भारतीयों के लिए एक नियम का, या मैं बोलूंगा कि भारतीयों के लिए एक ऐलान किया गया, और वह ऐलान क्या था, डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया गया था। क्या किया गया था, डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया गया था। तो इरविन ने बोला कि आप सभी भारतीय और हमारे जो ब्रिटेन के जितने भी मैं बोलूंगा नेता है, सब मिलकर क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, गोलमेज करेंगे। क्या करेंगे, गोलमेज करेंगे, यानी कि डोमिनियन के बारे में हम लोग बताएंगे। तो डोमिनियन क्या है उसके बारे में थोड़ा जानिए। तो डोमिनियन का मतलब था कि जो भी आप संविधान, आपके क्षेत्र में जो संविधान बनेगा, उस संविधान के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि संविधान में क्या होना चाहिए, उसकी रूपरेखा क्या होना चाहिए, उसके प्रारूप क्या होने चाहिए, उसके बारे में क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेट का हम लोग क्या करेंगे, गोलमेज सम्मेलन करेंगे। तो यहां पे एक वर्ड आता है गोलमेज। देखिए गोल यानी कि गोल होता है, मेज माने आपको पता है क्या होता है। तो उस समय ब्रिटेन के जितने भी मैं बोल सकता हूं नेता हैं, और जो भारत के जो नेता है, वो लोग क्या किए थे कि एक जगह था, ये था लंदन में, ये जगह था गोलमेज सम्मेलन जहां पे हुआ था। तो वो लोग गोल, मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो मेजें थी वो गोल करके थी, और सब बैठे हुए थे और आपस में क्या कर रहे थे, अपना सुझाव रख रहे थे, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया था, गोलमेज रखा गया था। तो इरविन ने क्या किया, अक्टूबर 1929 में इस माहौल को शांत कराने के लिए, कौन सा माहौल, तो साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था उस माहौल को शांत कराने के लिए डोमिनियन स्टेट के बारे में ऐलान किया कि आइए हम लोग इसके बारे में सुझाव लेते हैं गोलमेज सम्मेलन में। तो फिर भी ये इन्होंने तो बात बोला कि इन्होंने शांत कराने के लिए डोमिनियन स्टेट के बारे में तो बोला, लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी, और वो गलती क्या किया था कि कोई भी समय सीमा नहीं बताया गया कि हम लोग किस डेट को ये गोलमेज सम्मेलन करेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि किस डेट को क्या करेंगे, हम लोग इस गोलमेज सम्मेलन को करेंगे, ठीक है। और केवल इन्होंने इतना ही कहा कि जो हमारा भावी संविधान बनेगा उस भावी संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, गोलमेज सम्मेलन करेंगे। बस इन्होंने इतना बताया। तो बोला गया ना कि किसी इंसान को अगर आपसे लड़ाई करना है ना, तो उनको बस तिल मात्र का उनको क्या चाहिए, एक मैं बोलूंगा तिल मात्र का बात चाहिए। और वो तिल मात्र का बात किसने क्या कर दिया, ये समय सीमा नहीं बताया। बोला गया ना तिल का तार होने में लेट नहीं लगता। तो ये जो जब इरविन ने बोला कि डोमिनियन स्टेट का हम लोग गोलमेज करेंगे, लेकिन उसने कोई समय सीमा नहीं बताया, तो भारतीयों को और ज्यादा गुस्सा लग गया, और भारतीयों की जो मनोकामना थी और ज्यादा उग्र हो गया। और ये जो आंदोलन है, जो साइमन कमीशन के विरोध का जो आंदोलन था, ये और ज्यादा प्रस्फुटित हो गया और ज्यादा विस्फोट का काम करने का काम किया। तो उस समय अब हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोगों ने देखा किसी तरह का कोई समय सीमा नहीं बताया गया, खाली ये बताया गया कि आइए हम लोग भावी जो संविधान का निर्माण होगा उसका चर्चा करेंगे। तो ये जो सारी बातें थी डोमिनियन स्टेट का, तो क्या कांग्रेस इस प्रतिक्रिया से इरविन के द्वारा जो ये डोमिनियन स्टेट लागू किया गया
इस पूरी जो साइमन कमीशन को दबाने के लिए, साइमन कमीशन के विरोध को दबाने के लिए जो डोमिनियन स्टेट का जो नियम लागू किया गया, क्या इससे जो कांग्रेस नेता थे वो खुश थे क्या, या उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कांग्रेस की प्रतिक्रिया का, तो कांग्रेस इस डोमिनियन स्टेट से, या जो लॉर्ड इरविन के द्वारा जो डोमिनियन स्टेट लागू किया जा रहा था, या जो गोलमेज का ऐलान किया गया था, उससे ये जो कांग्रेस के नेता थे वो खुश नहीं थे। कारण था क्योंकि देखो कांग्रेस में, मैंने पहले बोला था कि कांग्रेस में दो तरह के नेता थे, एक तो गर्म दल के नेता थे और कुछ क्या थे, नरम दल के नेता थे। तो उस समय जितने भी गर्म दल के नेता थे, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू का बात करो या सुभाष चंद्र बोस का बात करो, तो इनका मानना था कि नहीं, अब बात से कुछ नहीं होने वाला है, सीधा हम लोग आक्रमण करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? सीधा आक्रमण करेंगे और स्वराज को हम लोग छीन लेंगे। इनका एक सीधा मानना था कि अब बात से कुछ नहीं होने वाला है। और इसी कारण से मैंने बताया था कि कारण यह भी था कि कांग्रेस के अंदर गर्म दल के युवाओं के होने के कारण भी गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो जब जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के नेता है, या मैं बोलूंगा सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के नेता है, तो इनके द्वारा जो कांग्रेस का नेतृत्व हो रहा था उस समय, तो इन्होंने बोला कि इस बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है। क्या बोले इन्होंने? कि इस बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है। तो इन्होंने क्या किया, और ज्यादा इस आंदोलन को उग्र बनाने के लिए इन्होंने अपने तेवर को बदल दिया और ये लोग स्वराज की मांग के लिए ये लोग फूट पड़े। क्या कहे? कूद पड़े, या मैं बोलूंगा कि ये लोग अपना समर्पण कर दिए कि हमको स्वराज चाहिए। तो आखिर देखो, मैंने पहले भी बोला था कि जब कांग्रेस में इस बात के बारे में रखा गया था कि हमें असहयोग आंदोलन को शुरू करना चाहिए, तो उस समय कुछ ऐसे भी नेता थे जो बोल रहे थे नहीं, असहयोग आंदोलन नहीं चलना चाहिए। तो जब ये डोमिनियन, मैं बोलूंगा कि ये डोमिनियन स्टेट या गोलमेज सम्मेलन के बारे में लॉर्ड इरविन के द्वारा जब आधार रखा गया, तो कुछ ऐसे भी नेता थे जिनका मानना था कि नहीं, ये जो डोमिनियन स्टेट या जो लॉर्ड इरविन ने जो गोलमेज का ऐलान किया है ये सही है और हमें वेट करना चाहिए, गोलमेज सम्मेलन का हमें क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। तो ऐसे जो नेता थे, इनकी जो मानसिकता थी, या तो ये उदारवादी थे या ये मध्यम वर्गीय नेता थे, जिनको लगता था कि डोमिनियन स्टेट का जो पक्ष है वो हमारे लिए बेहतर होगा और हम लोग बातचीत कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि असहयोग आंदोलन वापस लेने का और एक वजह था कि कुछ नेता थे, उनको लग रहा था कि ये इस तरह के लड़ाइयों से कुछ नहीं होने वाला, हमें फिर से उस जो संवैधानिक जो क्षेत्र बना था या जो विधि निर्माण की जो एक पारिषद बना था, उस पारिषद में हमारी एंट्री होगी तो हम लोग कुछ सारे कुछ को बदल सकते हैं। तो वैसे ही नेता थे जो उदारवादी और मध्यम वर्गीय जो नेता थे, इनका मानना था कि डोमेन जो पक्ष है वो हमारे लिए सही है। लेकिन आखिर कुछ ही लोग तो थे ऐसे ना जिनको लगता था कि डोमिनियन स्टेट सही है, और कांग्रेस में जो युवा पंथी के जो लोग आ रहे थे जिनके पास गर्म खून था, तो ये लोग का मानना था कि नहीं, बिना लड़ाई के और बिना संघर्ष के कुछ नहीं होने वाला है। तो इन्होंने क्या किया कि उदारवादियों का जो प्रभाव था उस समय कि हमें ये डोमिनियन स्टेट के पक्ष में होना चाहिए, तो कुछ जो लोग होते हैं वो पक्ष में थे। लेकिन जो इनकी जो खेमा की जो मैं बोल सकता हूं प्रभुसत्ता थी, या इनके खेमा का जो जोर था, वो प्रभाव था, वो क्या हो रहा था, घट रहा था। क्या हो रहा था? वो प्रभाव धीरे धीरे घट रहा था। और अगर मैं ज्यादा प्रभाव की बात करूं तो किनका था, तो जो गर्म खून के लोग नेता थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनकी जो प्रभुसत्ता थी वो ज्यादा बढ़ रही थी। तो अब उसी समय क्या हो गया कि जब देखा गया कि उदारवादी और मध्यम वर्ग के जो नेताओं का जो पक्ष था डोमिनियन स्टेट के बारे में, इनका प्रभाव घटा, और इन सारे गर्म खून वाले नेताओं का, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का, जब उनके मन में मानसिकता बैठ गई कि अब हमें आक्रमण ही करना पड़ेगा और बिना आक्रमण के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो इन्होंने सबसे पहले एक काम किया कि बोला कि खुद को तो पहले पूर्ण स्वराज मान तो लो। क्योंकि देखो, आप अगर मान लेते हो कि आप पढ़ोगे तभी आप पढ़ोगे, आप मानते हो कि मेरे से बेटर कोई नहीं तभी आप कर सकते हो, तो इसी तरह इन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि पूर्ण स्वराज का मांग कर दिया। किससे कर दिया? तो उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, या मैं बोलूंगा उस समय की जो सरकार थी टोरी सरकार, उनके लिए क्या किया, एक
एक मांग रख दिया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हम अब वार्ता पे नहीं जाएंगे, हमें किसी तरह का गोलमेज नहीं करना, हमें क्या चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग छिड़ गई। और मैं बोलूंगा एक घटना याद रखिएगा, दिसंबर 1929, कब की घटना है, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस की एक अध्यक्षता हुई थी, कांग्रेस का एक अध्यक्षता हुआ था या कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। वो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। क्या था? लाहौर अधिवेशन। तो आपका बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो आपको क्या बताना है? दिसंबर 1929। पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन में किस चीज की मांग की गई थी, तो आपको क्या बताना है? पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक, क्या मैं बोलूंगा, उसको औपचारिक रूप से मान लिया गया था कि हम लोग आज से आजाद हैं और हम लोग आज से लड़ाई लड़ेंगे। और कभी क्वेश्चन आता है कि लाहौर का जो अधिवेशन है 1929 का, दिसंबर 1929 का, तो उसका अध्यक्ष कौन था, तब क्या बताना? जवाहरलाल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज की मांग की मैं बात करूं तो पूर्ण स्वराज की मांग दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें ये जो पूर्ण स्वराज की मांग है, इसको मांग ना बनाकर क्या किया गया, इसको औपचारिक रूप से मान लिया गया कि हम लोग आजाद हैं। और उस समय एक घोषणा भी किया गया कि हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जो अगला जो जनवरी का महीना आ रहा है, यानी कि 26 जनवरी 1930, कब की घटना है? 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे? अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने का कोशिश करेंगे। यानी कि मैं बोलूंगा एक प्रकार से सरकार की नीतियों का विरोध करना था ये पूर्ण स्वराज की मांग। और ये क्वेश्चन आपके पास आएगा कि स्वतंत्रता से पूर्व कब भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तब को क्या बताना है? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो आखिर इसको मनाने का रीजन क्या था कि इनको लगता था कि अगर हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक कर देंगे और इसको सही ढंग से मान लेंगे तो वहां पे एक हुजूम या एक झुंड जो होगा वो इकट्ठा होगा और सबको हम लोग क्या कराएंगे, सबको हम इस पूर्ण स्वराज के लिए शपथ ग्रहण करवाएंगे। क्या करेंगे? इस संघर्ष के लिए शपथ दिलवाएंगे और इनको बताएंगे कि स्वराज या पूर्ण स्वराज हमें क्यों चाहिए। क्या चाहिए? हमें स्वराज या पूर्ण स्वराज क्यों चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। तो इसी के लिए पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। किनके द्वारा? तो जो जवाहरलाल नेहरू थे लाहौर अधिवेशन में, तब रखा गया था। कब की घटना है? 1929 की घटना है। तो ये जो सारी चीजें हैं 1929 की जो घटनाएं हैं, इसमें उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब रखी गई थी, तो आपको क्या बताना है? दिसंबर 1929 में। ज्यादा लोग हुए नहीं, लेकिन फिर भी गांधी जी ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था कि किस तरह से हमें झंडा फहराना चाहिए, कब क्या करना पड़ेगा। तो इन सब के बारे में गांधी जी ने भी बताया था और उनको भी लगा था कि नहीं, पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो वाकई में एक सही मांग है, एक सही प्रस्ताव है। तो फिर भी इसमें ज्यादा लोग जुटे नहीं और गांधी जी ने एक नया तरीका गांधी जी को अभी भी आजादी चाहिए था, तो लोग वो नए तरीके पे जुट गए थे कि हम लोग भारत को किस तरह से आजाद दिलाएंगे। तो ये जो सारी चीजें थी, इसमें हम लोगों ने साइमन कमीशन क्यों और कैसे, या मैं बोल सकता हूं कि साइमन कमीशन क्या है, उसका काम क्या था, उसका विरोध क्यों किया गया, साइमन कमीशन जब भारत आया तो जनता की प्रतिक्रिया क्या थी, सरकार का प्रतिक्रिया क्या था, कांग्रेस का, कुछ लोग उसके पक्ष में थे, और अंततः हम लोग पूर्ण स्वराज के मांग के बारे में पढ़े। तो आई होप आज का जो पूरा क्लासेस है आपको अच्छा लगा होगा और मैं बोलूंगा कि आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने का काम करता हूं। बस आपका क्या काम होना चाहिए ये आपको समझना होगा। एक कहावत है, बोला गया है कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। सुनिएगा गौर से कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो बाबू पढ़ने का प्रयास करो। मैं क्या बोलूंगा, पढ़ने का प्रयास करो। जिस तरह एक मुसाफिर रास्ते पे चलने का प्रयास करता है, उसको पता नहीं होता है कि मुझे मंजिल मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस वो जानता है कि मैं चलता रहूंगा तो एक ना एक दिन में मुझे क्या होगा कि मुझे वो मंजिल मिल जाएगी। लेकिन अगर मंजिल नहीं मिली तो क्या है, तो मुझे तो चलना तो आ जाएगा ना, मुझे तो चलना आ जाएगा ना, क्योंकि रास्ते जो होते हैं वो कहीं पथरीले होते हैं, कहीं उसमें झाड़ियां होती हैं, कहीं कांटे होते हैं, कहीं मैं बोल सकता हूं कि बहुत ज्यादा पर्यावरण का सामना करना पड़ता है, तूफान का सामना करना पड़ता है। तो उसी तरह जिंदगी है बाबू, यहाँ पे हर एक चीज आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको तूफान का सामना करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कष्ट लगेगी, धक्का लगेगा। तो सीधा सा बोलने का मतलब है
कि आप पथ पे चलते रहो, या तो आप अच्छे मुसाफिर बन जाओगे, या आपको मंजिल मिल जाएगा, या आप रास्ता तय कर लोगे। तो आपके पक्ष में है, आपको क्या करना है, बस मैं एक चीज बोलूंगा कि लगातार मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो और लगातार मेहनत करते रहो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। और एक बात ज्यादा बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, क्या करना है कि प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेनी है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।